गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, मॉर्निंग डोज पीवाईक्यू में आज देखेंगे उत्तराखंड जी के पीवाईक्यू का पार्ट 13। ठीक है, लगातार मैं आपको दोस्तों मॉर्निंग डोज पीवाईक्यू उपलब्ध करा रहा हूँ। आगामी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो इस सीरीज को आप फॉलो करना, क्योंकि इस सीरीज के माध्यम से आपका उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। पहला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान जेल यात्रा की थी। ठीक है, तो इनमें से कौन व्यक्ति थे उत्तराखंड के जिन्हें असहयोग आंदोलन के दौरान जेल हुई थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनता है, उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो उत्तराखंड से व्यक्ति जो जेल गए पहले वो थे आपके मनमोहन सिंह मेहता। ठीक है, कहीं पे मनमोहन नाम मिलेगा आपको इनका, कहीं पे मोहन सिंह मेहता मिलेगा। मोहन सिंह मेहता जी की मैं बात करता हूँ भैया, इनका जन्म बागेश्वर में हुआ था और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उत्तराखंड की धरती से जेल जाने वाले ये पहले नेता थे। खासकर जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 के आसपास, उत्तराखंड में देखिए, जब 1920 में देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय उत्तराखंड में भी भैया एक आंदोलन चरम पे था जिसका नाम था कुली बेगार आंदोलन। ठीक है, तो कुली बेगार आंदोलन और 1920 का ही जो अधिवेशन होता है हमारे कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन, चौथे अधिवेशन में ही बोला जाता है कि उत्तराखंड की धरती से हम ये कुली बेगार प्रथा को समाप्त कर देंगे। ठीक है, और होता भी ऐसा ही है। जनवरी 1921 में मकर संक्रांति के दिन क्या होता है, आपका कुली बेगार प्रथा का अंत हो जाता है बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर। और इस आंदोलन को लीड कर रहे थे उसमें कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिल यात्रा जो हमारी होती है पिथौरागढ़ जनपद में, ये प्रारंभ किसके द्वारा की गई थी। तो हिल यात्रा सबसे पहले किसने प्रारंभ किया। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए हिल यात्रा क्या होता है। तो हिल यात्रा भैया आपका पिथौरागढ़ जनपद में मनाए जाने वाला एक कृषकों का त्योहार है। ठीक है, ये कृषकों का त्योहार, ठीक है, कृषकों का उत्सव बोल सकते हैं या त्योहार बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि इसमें आपका एक मुखौटा नृत्य टाइप का होता है। ठीक है, मुखौटा इसमें पहना जाता है। इस जो हिल यात्रा है इसका आकर्षण का प्रमुख केंद्र होता है लखिया भूत। ठीक है, इसमें एक लखिया भूत होता है, वो आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हिल यात्रा सबसे पहले प्रारंभ की थी कुमाऊं क्षेत्र में गोरखाओं ने। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि पिथौरागढ़ जनपद में जो हिल यात्रा होती है ये किसकी देन है। तो ये नेपाल की देन है, नेपाल से ही आया है ये हिल यात्रा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है। और उत्तराखंड की जो धार्मिक यात्राएं हैं उसके अलावा जो इस प्रकार की लोक यात्राएं होती हैं इनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है। जैसे कि आपका हिल यात्रा है, रम्माण से आपका क्वेश्चन हमेशा बनता है। इसके अलावा जो हमारी धार्मिक यात्राएं होती है, खासकर नंदा देवी राज जात यात्रा है। ठीक है, ऐसे खतलिंग रुद्रलिंग वाली जो यात्रा होती है वो पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, पंवाली कांठा वाली यात्रा भी पूछ ली जाती है। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। और हिल यात्रा मुख्यतः किसका त्योहार है या किसका उत्सव है, भी क्वेश्चन बनता है। ये कृषकों का है, ये आपको याद रखना है, कृषक वर्ग का उत्सव है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी। तो देखिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। देखिए गोविंद बल्लभ पंत जी ने अल्मोड़ा में ये हैप्पी क्लब स्थापित किया था। ठीक है, अब ये क्लब जो था भैया युवाओं में राजनीतिक चेतना के लिए बनाए गए थे। जो उसमें युवा थे तो युवाओं में राजनीतिक चेतना का विकास करने के लिए जो भी हमारे टीनेजर थे उसमें उन टीनेजरों को क्या किया जाए, उनके अंदर अवेयरनेस लाई जाए, पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, उसके लिए हैप्पी क्लब ये स्थापित हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत जी भी उसमें देखा जाए तो एक युवा ही थे, बहुत बड़ी उम्र उसमें उनकी थी नहीं। ठीक है, अगर हम उनकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो उस हिसाब से देखिए वो भी एक युवा थे और युवाओं के लिए ही उन्होंने इस हैप्पी क्लब को स्थापित किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, याद रखिए। और देखिए बाद में देखिए हैप्पी क्लब जो है इसने स्वरूप लिया आपका एक स्वयंसेवी संस्था के रूप में, स्वयंसेवी संस्था। ठीक है, वर्तमान में अगर आप देखते तो स्वयंसेवी संस्था के रूप में काम करते हैं, खासकर गरीब और जो असहाय बच्चे होते हैं ना उनके लिए कार्य करती है हैप्पी क्लब। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया। हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी, वही पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने की थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। पीवाईक्यू में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, डोला पाल के आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है।
तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखिए एवरग्रीन क्वेश्चन। कुछ उत्तराखंड के टॉपिक मैं आपको बताता हूँ जहां से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एक तो आपका उत्तराखंड में क्वेश्चन बनेगा आपका ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल से, जो महत्वपूर्ण कमिश्नर है, जैसे कि आपका कमिश्नर ट्रेल है और रैमजे है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा टॉपिक आपका हो जाता है उत्तराखंड में जो कुली बेगार प्रथा है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनेगा। उत्तराखंड में जो आप बात करते हैं हमारे जो वन आंदोलन हुए थे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में डोलापाल की जो आंदोलन है, यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और भी कुछ ऐसे टॉपिक है दोस्तों जहां से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन निकाल के आते हैं, जैसे कि आपका कुमाऊं परिषद से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपने अच्छे से याद करने चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में इनसे एक प्रश्न पक्का बनता है। तो यहाँ से अगर आपके पूरा टॉपिक कवर है ये टॉपिक, तो आपके इतने नंबर तो श्योर मान लो आप, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना। और भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कभी, उत्तराखंड के कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, खासकर जैसे हमारा उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर भी हमारा अच्छे से आपको कवर करना चाहिए आपने, और साथ ही जिला दर्शन, ठीक है। बाकी देखिए उत्तराखंड इतिहास भी देखिए ब्रिटिश काल अगर आपका कवर है, पंवार चंद थोड़ा बहुत आप लोग कर ही लेते हैं। और पिछले कुछ एग्जाम में हम देख रहे हैं कि इन प्रश्नों की संख्याओं में कमी देखने को मिली हमको। उसके साथ साथ जो उत्तराखंड का लोक जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। लोक संस्कृति वाला पूरा जो टॉपिक है, इसमें आपका उत्तराखंड की सभी चीजें आ जाती है, खासकर जैसे आजकल लोक भाषा, लोक जो हमारी पहेलियां बन रही हैं, उसके अलावा लोग जो हमारी बोले हैं, लोकल बोलियां, उनसे आपकी शब्दावली के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इनको आपने अच्छे से देखना होगा, ठीक है। इतने टॉपिक अच्छे से देखिए तो पकड़ मजबूत हो जाएगी आपकी। डोलापाल के आंदोलन जो था आपका, ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये आपका अनुसूचित जाति के लोगों से संबंधित था, ठीक है। तो इसको शुरू किया था उत्तराखंड में किसने? जयानंद भारती जी ने। जयानंद भारती जी, डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जयानंद भारती जी थे। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनता है कि किसने नेतृत्व किया था, ठीक है। तो उसमें होता क्या था, जो दलित वर्ग के लोग थे, इनको जब शादी होती थी तो शादी में पालकी में नहीं बैठने दिया जाता था। डोली या पालकी जिसको हम बोलते हैं अपनी स्थानीय भाषा में डोली बोलते हैं हम। तो डोली में हमारे शिल्पकार समुदाय के लोगों को नहीं बैठने दिया जाता था, जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग थे। तो जयानंद भारती जी ने इसका विरोध किया, बोला भाई ये कैसा है, सामाजिक भेदभाव उत्पन्न कर रहे हो आप। जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग डोला में बैठ सकते हैं, पालकी में बैठ सकते हैं शादी के दौरान, तो हम ये भी कम्युनिटी बैठ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसको खत्म करो, ठीक है। वैसे देश में हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, और फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी वापस भी लेते हैं इसी वजह से। गांधी जी ने, कभी क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में, किस घटना के कारण गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह वापस लिया था उत्तराखंड में, या रोक दिया था? तो डोला पालकी की वजह से, ठीक है। गांधी जी भी इसके खिलाफ थे, वो बोलते थे गलत हो रहा है। फाइनली इसमें जयानंद भारती जी की विजय होते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से निर्णय आता है कि जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको भी डोली या पालकी में बैठने दिया जाए, ठीक है। तो जयानंद भारती जी का ये आंदोलन सफल रहा था। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसे पंडित की उपाधि दी गई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड में पंडित या मौलिक पंडित किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पंडित या मौलिक पंडित। तो मौलिक पंडित के नाम से उत्तराखंड में जाना जाता है किसको? पंडित नैन सिंह रावत जी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। नैन सिंह रावत जी का जन्म हुआ था मुंशियारी पिथौरागढ़ में। मुंशियारी पिथौरागढ़ जनपद में सीमांत गांव में इनका जन्म हुआ, मुंशियारी में, ध्यान रखेंगे। और मुंशियारी में भी जो मिलम ग्लेशियर हम पढ़ते हैं ना, वहां पे एक मिलम गांव भी है घाटी में, मिलम ग्लेशियर के तलहटी में। तो मिलम गांव में इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1830 को, ठीक है। ये क्या थे? तो ये एक सर्वेयर थे। इन्होंने सर्वे किया था आपका जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी वाला पूरा एरिया, उसको सर्वे किया था। इसके अलावा ये आपका अन्वेषक भी थे, खोजी मतलब, ठीक है, अन्वेषक थे। इसके अलावा ये आपका चित्रकार भी थे, ठीक है। कुल मिला के ऑलराउंडर थे। तो अंग्रेजों ने भेजा इनको सर्वे वगैरह करने के लिए, पूरा सर्वे इन्होंने उस समय किया था। और उसके बाद देखिए काफी लोगों के बीच में ये पंडित के नाम से इनको पंडित की उपाधि मिली, और पंडित नाम से ज्यादा पॉपुलर हो गए, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा इनको बहुत से अवार्ड भी प्रदान किए गए थे उस समय। नैन सिंह रावत जी को आप अच्छे से याद रखेंगे। मुंशियारी में इनसे संबंधित संग्रहालय भी है, कभी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। पंडित नैन सिंह रावत जो म्यूजियम है कहाँ स्थित है? तो ये मुंशियारी पिथौरागढ़ में स्थित है। खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए खीराकोट। तो खीराकोट में जो है भैया आपका महिलाओं ने, जो खनन हो रहा था उसमें, तो खनन के विरोध में आंदोलन छेड़ दिया, और इस आंदोलन का उसमें नेतृत्व किया था राधा बहन ने, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, राधा बहन ने। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है,
ठीक है। अब ये आंदोलन कौन से किस चीज का खनन हो रहा था, भाई रेता था, बजरी था, क्या चीज थी, चूना पत्थर था। यहाँ पर भैया आपका खड़िया खदान हो रहा था, ठीक है, खड़िया खदान। खड़िया जो होता है ना हमारा सोप स्टोन, खड़िया खदान की वजह से आपका बहुत ज्यादा गांव में दिक्कतें हो रही थी। खड़िया खदान होता है, जैसे अभी बागेश्वर में भी आपने देखा होगा, पिछले कुछ समय पहले बागेश्वर में जो खड़िया खदान हो रहा था जनपद में, काफी लोगों के ऊपर गाज गिरी, उसकी जांच उसकी बैठी, ठीक है, इंक्वायरी बैठी थी और खड़िया खनन को बागेश्वर में रोक दिया गया। अब खड़िया खनन में होता क्या, जैसे खनन होता है, गांव की पूरी भूमि को खनन के लिए दिया जाता है, तो गांव के खेत वगैरह जो भी हमारी कृषि भूमि है वो भी बर्बाद हो जाती है, लोग मुआवजे के चक्कर में बेच देते हैं। बट कई बार खड़िया खदानों में ब्लास्टिंग होती है, ठीक है, और ब्लास्टिंग जो है हमारी कभी भी हमारी पर्वतीय क्षेत्र का जो इकोसिस्टम है या जो इन्वायरमेंट है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रतिकूल है। ब्लास्टिंग होने से कई बार क्या होता है, आसपास के जो जल स्रोत हैं वो जल स्रोत क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, क्योंकि ब्लास्टिंग होगी तो गर्भ में क्या होता है, पृथ्वी के की दरारें पड़ जाती हैं। तो मान लीजिए कहीं पे पानी का धारा है, दरारें पड़ने से वो पहले ही अंदर चले जाएगा, बाहर तक नहीं आ पाएगा। कई बार जल स्रोत सूख जाते हैं संबंधित क्षेत्रों में, पर्यावरण में बहुत ही प्रतिकूल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा कई बार जंगल वगैरह ऐसी भूमि भी चपेट में आ जाती है, दलदली भूमि चपेट में आ जाती है, या पूरा एक इकोसिस्टम ही खराब हो जाता है इसकी वजह से। ऐसा ही उसमें खीराकोट में भी हो रहा था, जिसका यहाँ पे नेतृत्व किया इस आंदोलन का राधा बहन ने। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ पे स्थित था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए कत्यूरी वंश जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कत्यूरी शासकों का जो पहला गढ़ या सत्ता का केंद्र था वो हमारा ज्योतिर्मठ या जोशीमठ था, ठीक है। जोशीमठ का नया नाम अब ज्योतिर्मठ है। तो जोशीमठ में भैया इनका सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का केंद्र था। कत्यूरी वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो कत्यूरी वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बसंत देव भी आता है कई जगह पे, बसंत देव या वासुदेव, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। तो जोशीमठ में इनका भाई मेन गढ़ था। बाद में कत्यूरी क्या हुआ, धीरे धीरे अलग अलग शाखाओं में चले जाते हैं, कुछ बैजनाथ में चले जाते हैं, कुछ पाली पछाव चले जाते हैं, कुछ बारामंडल चले जाते हैं, कुछ अस्कोट चले जाते हैं, वहां पाल वंश के नाम से स्थापना करते हैं, कुछ नेपाल भी चले जाते हैं। यानी कि बाद में कत्यूरियों का जब विघटन होता है तो अलग अलग जगह पे वो अलग अलग नाम से अपने शासन की स्थापना करते हैं। हालांकि तब तक हमारे कुमाऊं गढ़वाल में दो बड़े वंश जन्म ले चुके थे। गढ़वाल में पंवार वंश हो जाता है, वो भी कत्यूरियों की शाखा थी। चंद वंश भी कत्यूरियों की शाखा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये वंश उसमें बहुत बड़े हो जाते हैं। तो कत्यूरियों का जो है शासन विघटित हो जाता है फिर। तो मेनली फिर इनका शासन आ जाता है मध्यकाल आते आते कहाँ पे, बैजनाथ। इसीलिए बैजनाथ जो है गरुड़ क्षेत्र बागेश्वर का, बैजनाथ को कत्यूर घाटी भी कहा जाता है। कत्यूर वैली किसे कहा जाता है, क्वेश्चन बनेगा, तो कत्यूर वैली बैजनाथ को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो जोशीमठ आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो कुमाऊं का स्वर्ण काल, गढ़वाल का स्वर्ण काल, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। तो राइट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जगत चंद, ठीक है। जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। जगत चंद का शासनकाल था 1708 ईस्वी से लेकर 1720 ईस्वी तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जगतपाल जो जगत चंद जो था, जगत चंद के बारे में बोला जाता है कि प्रजा इसको बहुत पसंद करती थी, ठीक है। चंद राजाओं में सर्वाधिक उत्कर्ष का जो काल है जगत चंद के कार्यकाल को कहा जाता है, इसीलिए कुमाऊं का गोल्डन एरा भी कहा जाता है इसके टाइम पीरियड को। अब देखिए इसके टाइम पीरियड पे क्या हुआ था आपका, जगत चंद के टाइम पीरियड पे जगत चंद ने सहस्त्र गोदान भी किया था, ठीक है। सहस्त्र गोदान यानी कि 1000 गायें दान की थी इसने, काफी दानी राजा भी था ये, ठीक है। इसके अलावा तराई बाबत क्षेत्र से उसमें 9 लाख रुपए की आमदनी भी होती थी, तो अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट होता था। समाज की कुछ कुप्रथाएं थी, जैसे कि इसने जुआ खेलने वालों पे टैक्स लगाया था। जुआरियों पे टैक्स लगाने वाला राजा कौन था, तो जगत चंद ही था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जगत चंद के टाइम जगत चंद ने गढ़वाल पे आक्रमण भी किया था 1709 के आसपास, ठीक है। तो गढ़वाल के लोहाबगढ़ और जो बधानगढ़ था वहां पे सफल आक्रमण किया। श्रीनगर तक हमारा पहुंच जाता है जगत चंद, मैंने आपको कुमाऊं के इतिहास में भी पढ़ाया है। वहां पर फिर जो हमारा पुरिया नैदानी था उसकी वजह से गढ़वाल के राज्य का जो राजा था उसका राज्य बच जाता है। उसमें गढ़वाल में फतेहपति शाह था, तो फतेहपति शाह को भी हमारा हरा दिया था किसने, जगत चंद ने। और बोला जाता है कि उसमें गढ़वाल से काफी धन लूट कर लाया जगत चंद अपने दरबार में, और बोला जाता है कि गरीबों में बांट दिया था वो धन, ठीक है। चंद शासन में जो गरीब थे उसमें ज्यादा उनको ये धन जगत चंद ने बांट दिया, यानी कि रॉबिन हुड वाला काम किया। तो ऐसे कुछ बहुत से काम किए जगत चंद जी ने, तो इसलिए इनको कुमाऊं का, इसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। मिलनसार राजा भी बोला जाता है इसको, क्योंकि प्रजा से बहुत अच्छे से मिलता था, ठीक है, एक कॉमन पर्सन की तरह, और उनके जितने भी दुख दर्द थे उनको सुनता था ये, ठीक है। तो इतिहासकार ऐसा बताते हैं। चलिए,
तो ध्यान रखेंगे। हाँ, जगत चंद्र के समय भैया दो पुस्तकें भी लिखी गई थी, एक थी जगत चंद्रिका, जगत चंद्रिका, ठीक है, और दूसरी पुस्तक का नाम था टीका दुर्गा, टीका दुर्गा। ये दो हमारे ग्रंथ भी लिखे गए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में किया गया था? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बनता है। गोरखाओं ने जो यहाँ पे भूमि बंदोबस्त किया था, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कुमाऊं में किसने किया था, गढ़वाल में किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि कुमाऊं में पहला किसने किया, गढ़वाल में किसने किया। तो ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ब्रिटिश काल के भी आपके पूछ लेता है कई बार, ब्रिटिश काल में किसने किया था। तो ये जितने पॉइंट है भाई, आपको मैंने उत्तराखंड रिवीजन जो महाकुंभ क्लास आ रही है ना, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि किसने कौन सा भूमि बंदोबस्त किया था, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर जाएगा, कुमाऊं में पूछा तो जोगामल्ल शाह, ऑप्शन सी हो जाएगा। जोगामल्ल शाह ने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किया था। और कब किया था इसने, ये आपका 1800, ठीक है, माफ कीजिएगा, गोरख जो हमारा कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किया जब 1790 में, 1790 में ये आ जाते हैं ना यहाँ पे, तो 1791-92 में हमारा जोगामल्ल ने पहला भूमि बंदोबस्त किया था यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कुमाऊं का पहला गोरखा प्रशासक कौन था, तो जोगामल्ल शाह ही था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ऐसे आपका क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल में जो पहला भूमि बंदोबस्त था कब हुआ था। कुमाऊं में तो आपका 1791-92 में हुआ था, ठीक है। गढ़वाल में जो हमारा पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था वो आपका 1811 के आसपास, 1812 में हुआ था, ठीक है। गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त 1812 में हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी भूमि बंदोबस्त के साथ ही क्वेश्चन 1812 में गढ़वाल में किसने किया था, तो ये काजी बहादुर भंडारी ने किया था यहाँ पे पहला भूमि बंदोबस्त, ठीक है। कुमाऊं में जोगामल शाह और गढ़वाल में काजी बहादुर भंडारी। बाकी देखिए, गोरखा काल से कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि इनके जो भूमि कर थे कौन कौन से थे। पुंगाड़ी नामक एक टैक्स था जो कि भूमि टैक्स था, ठीक है, भूमि कर था, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही गोरखाओं ने भैया ब्राह्मणों पे भी एक टैक्स लगाया था, कुसई नामक टैक्स है, ठीक है। तो कुसई जो था ये भी ब्राह्मणों पर ही टैक्स था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ऐसे और भी बहुत से टैक्स थे, जैसे इनके टाइम पीरियड पे एक टैक्स होता था आपका सलामी, जो कि अफसरों को दिया जाता था। ऐसे एक टैक्स था सोन्या फागुन, सोन्या फागुन जो टैक्स होता था गोरखाओं के टाइम पीरियड पे, सोन्या फागुन जो भी उत्सव वगैरह होते थे, फेस्टिवल, उसमें खर्च दिया जाता था, ठीक है। बाकी अदर जो टैक्सेस थे, लाइक कुमाऊं के जो शासकों ने टैक्स किया था वही टैक्स यहाँ पे रखे गए थे। कुछ कुछ टैक्सों पे गोरखाओं ने अलग नई टैक्स इंट्रोड्यूस कराई यहाँ पे, लाइक जैसे कि आपका एक टैक्स था यहाँ पे, ठीक है, जैसे एक टैक्स इन्होंने लिया था आपका मांगा टैक्स, जो था चंद्रवंश में भी था, जो कि युद्ध के समय लिया जाता था, नौजवान से लिया जाता था। ऐसे ही इन्होंने एक टैक्स और किया था आपका मेजबानी दस्तूर, ठीक है, मेजबानी दस्तूर। तो मेजबानी दस्तूर जो टैक्स था उसमें प्रजा की सुरक्षा के लिए ये लोग लेते थे, ठीक है। और सोन्या फागुन हो गया। मिजारी नामक टैक्स था उसमें एक, मिजारी, ये भी महत्वपूर्ण है। मिजारी टैक्स लिया जाता था, जो भी शिल्पकर्मी और जगरिया ब्राह्मण होते थे उनसे मिजारी नामक टैक्स लिया जाता था, ठीक है। वहां की पुंगाड़ी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, कुसई भी पूछा जाता है, ठीक है। एक पगड़ी नामक टैक्स भी था, जो कि जमीन और जायदाद की हस्तांतरण में एक टैक्स के रूप में लिया जाता था उसमें, ठीक है, ट्रांसफर करने वगैरह में। बाकी गोरखाओं के टाइम की न्याय जो व्यवस्था थी वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं, दीप व्यवस्था थी उसमें, ठीक है, न्याय प्रणाली में दीप व्यवस्था, दिव्य प्रथा भी जिसको कहा जाता है, बहुत ही खतरनाक न्याय व्यवस्था थी। उत्तराखंड डिवीजन महाकुंभ क्लास देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया। गोरखाओं ने चमड़े की वस्तुओं पर एक टैक्स लगाया था, जिसको क्या कहा जाता था, देखिए मैंने बोला आपको, तो गोरखाओं ने चमड़े की वस्तुओं पर टैक्स लगाया था, मिझाड़ी नामक टैक्स, जो अभी मैं बोल रहा था। क्योंकि शिल्प का कर्मी जो थे ना, अब जो शिल्पकार वर्ग के लोग थे, शिल्पकार और जगरिया ब्राह्मणों पे लगाया गया था। अब शिल्पकार में ऐसे लोग भी थे जो जैसे चमड़े का काम करते थे, जैसे वो चमड़े के क्या बनाते थे, चमड़े के ढोल वगैरह बनाते थे, ढोल, ठीक है, ढोल के अलावा दमाऊ बनाते थे, ठीक है, उसके अलावा जैसे हुड़का बनाते थे, और चमड़े के कोई भी आइटम जो वो बनाते थे, तो ऐसे शिल्पकारों पर मिझारी नामक टैक्स लगाया गया था, ठीक है। ऐसे कपड़ा बुनने वालों पर टान कर लगाया गया था, टान कर या तान कर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे देखिए, जिस आदमी का बेटा नहीं या कोई वंश नहीं होता था आगे, उससे मरो नामक टैक्स लिया जाता था, जो पुत्रहीन होता था। गांव छोड़ के कोई भागता था तो उसको रहता नामक टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। कोई अपनी संपत्ति छिपाता था तो उसको बहता नामक टैक्स देना पड़ता था। तो इस प्रकार के टैक्स थे, ठीक है। और मान लीजिए, देखिए यहाँ पर ये भी था, जानना शून्य टैक्स भी था, एक जानना शून्य, जानना शून्य टैक्स ऐसा था, गोरखा
जैसे गोरखा कोई अधिकारी है उससे कोई ये पूछेगा कि आप ये टैक्स क्यों लगा रहे हो, ये चीजें क्यों हो रही है, तो ऐसे कुछ चीज पूछने के लिए भी आपका टैक्स था। जैसे आज हम सरकार पे आवाज उठाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है, हम आरटीआई लगाते हैं, उस समय आरटीआई की व्यवस्था पे भी टैक्स लिया जाता था, तब बताया जाता था कि ये टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। टैक्स के बारे में बताने के लिए भी टैक्स लगाया जाता था, जानने सुनने टैक्स। बताइए ट्रेल के द्वारा 1833 में कहा देसी चिकित्सक की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया पूर्व किसी ट्रेल के टाइम पीरियड पे भैया एक देसी चिकित्सक की नियुक्ति की गई थी, कहाँ पे, अल्मोड़ा में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, अल्मोड़ा में। अब विलियम ट्रेल से भी बहुत से क्वेश्चन आपके बनते हैं। विलियम ट्रेल कब बना था कुमाऊं कमिश्नर, तो 1815 के अंत में बना था ये कुमाऊं कमिश्नर, क्योंकि जो कुमाऊं का पहला कमिश्नर था ई गार्डनर, गार्डनर क्या होता है आपका, काठमांडू चले जाता है। ठीक है, क्योंकि गार्डनर को ब्रिटिश रेजिडेंट बना के काठमांडू भेज दिया जाता है, ताकि जो संगोली संधि में बात हुई थी इनकी, तो उसके हिसाब से वो वहां पे चले जाता है। ठीक है, चलिए अब बाकी देखिए ट्रेल से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि ट्रेल ने क्या क्या काम किए थे। ट्रेल की अगर मैं बात करूं तो कुछ महत्वपूर्ण जो काम ट्रेल ने किए थे, तो ट्रेल ने भाई पटवारी व्यवस्था की थी सबसे पहले तो। ठीक है, तो पटवारियों की नियुक्ति कब की थी इन्होंने, तो 1819 में पटवारियों की नियुक्ति की, 1819 में। क्लियर। इसके अलावा देखिए ट्रेल के टाइम पीरियड पे बहुत से भूमि बंदोबस्त हुए, जिसमें 1823 का पंचसाला भूमि बंदोबस्त या 80 साला भूमि बंदोबस्त सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1820 में ट्रेल ने कोर्ट फी स्टाम्प की शुरुआत की थी। 1822 में ट्रेल ने कुली बेगार का अस्थायी हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना की। 1822 में ही आबकारी विभाग भी स्थापित होता है ट्रेल के टाइम पीरियड पे ही। ठीक है, और इसके अलावा देखिए ट्रेल जो है भैया आपका, ट्रेल जो ऐसा कमिश्नर होगा जिसने हमारा डबल लॉक व्यवस्था शुरू की थी 1824 में। ठीक है, डबल लॉक व्यवस्था, इसमें क्या था कि सरकारी खजानों पर नियंत्रण था। खजाने की एक चाबी कलेक्टर के पास रहती थी, दूसरा ट्रेजरर के पास रहती थी उसमें। ठीक है, ये व्यवस्था भी की। इसके अलावा देखिए ट्रेल के टाइम पीरियड पे ही 1826 में क्या हुआ, देहरादून और चंडी जो थे उसको कुमाऊं में शामिल किया गया। ट्रेल ने 1826 में पहली बार सरकारी वनों को संरक्षित करने का प्रयास किया, जो भी उसमें हमारे थापला भूमि थी उसको आरक्षित किया था इसने। ट्रेल ने ही सबसे पहले 1827-28 में क्या किया था, बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग का निर्माण शुरू किया। इस कारण उसको काफी ट्रोल भी किया जाता है, क्योंकि ईसाई होकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कराने का आरोप इस पे लगा था, क्योंकि हिंदू धर्म के ही दो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल थे उस समय हमारे ये बद्रीनाथ और केदारनाथ। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके अलावा 1833 में अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की नियुक्ति की। 1834 में ट्रेल ने हल्द्वानी की स्थापना की, हल्द्वानी को हल्द्वानी बोला था इसने। ठीक है, और 1835 में इसने हल्द्वानी में एक मंडी स्थापित की, जो व्यापार मंडी हम देखते हैं, तभी हल्द्वानी आज भी व्यापारिक मंडी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और 1 दिसंबर 1835 को ट्रेल क्या हुआ, रिटायर हो गया। तो ये पूरी कहानी है ट्रेल की, मैंने आपको बिल्कुल बता दी। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किसे गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है, तो इनमें से कौन है भाई जिसने गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर की स्थापना की थी। अच्छा क्वेश्चन है, एंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, बलभद्र सिंह नेगी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखिए गढ़वाल राइफल्स की स्थापना की जो देन है वो बलभद्र सिंह नेगी जी की देन है। बलभद्र सिंह नेगी जी को लाट सूबेदार भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब जब हमारा ब्रिटिशर्स की सेना में हमारे यहाँ के लोग भर्ती होते थे ना, अब ये आंगल अफगान युद्ध हुआ था, आंगल अफगान युद्ध में बलभद्र सिंह नेगी ने भी भाग लिया था। संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं। तो बाद में जब इनको सम्मानित किया गया बलभद्र सिंह नेगी जी को बड़े अधिकारी के द्वारा, तो इनसे पूछा गया भाई आपकी क्या विश है, तो इन्होंने बोला भैया हमारी एक अलग से रेजिमेंट आप बना दो गढ़वाल राइफल्स की। ठीक है, और अंग्रेज भी भली बात जानते थे, जो गढ़वाली सैनिक थे या कुमाऊनी सैनिक थे, इनके अंदर भाई दम था। और गोरखा सैनिकों को तो आप जानते हैं, खुखरी उनका मुख्य हथियार था। तो बलभद्र सिंह नेगी जी की बातों को ध्यान में रखा गया, और इनकी मांग पर दोस्तों सबसे पहले हमारा गढ़वाल राइफल्स की स्थापना होती है फिर। ठीक है, तो गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब हुई थी, तो 1887 में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना होती है। पहले अल्मोड़ा में होती है ये, फिर उसके बाद इसको स्थानांतरित करके लाया जाता है कहाँ पे, लैंसडाउन, जिसका पुराना नाम था कालों का डांडा। ठीक है, तो 1890 में कालों का डांडा का नाम भी क्या हो जाता है, लैंसडाउन हो जाता है, तत्कालीन भारत का जो वायसराय था लैंसडाउन के नाम पर। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो 1887 में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना मूलतः कहां पे हुई, अल्मोड़ा में हुई। बाद में इसको स्थानांतरित किया गया था कहां पे, कालों का डांडा लैंसडाउन में। ठीक है, तो ये लाट सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी जी के ही द्वारा नींव डाली गई थी, इसकी स्थापना का श्रेय इसलिए इनको जाता है। क्लियर। चलिए
उत्तराखंड के किस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन द्वारा खाम पद्धति को लागू किया गया था? ठीक है, हम जब ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पढ़ते हैं तो खाम पद्धति भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो खाम पद्धति उसमें मैंने आपको बताया है। और खाम पद्धति जो थी हमारी सबसे पहले आपकी ब्रिटिशर्स ने कहां पे लगाई थी? तराई भाबर क्षेत्र में। ठीक है, तराई भाबर क्षेत्र में इसको इंप्लीमेंट किया। देखिए, तराई भाबर क्षेत्र में उसमें कोई भी बसना नहीं चाहता था। तराई भाबर क्षेत्रों में सबसे पहले तो बीमारियों का डर था, क्योंकि देखिए पहाड़ी जो लोग थे ठंडी शीतोष्ण जलवायु के अनुकूल थे, तराई क्षेत्र गर्म था, बीमारियां काफी हो जाती थी। यहाँ पे हैजा हो गया, चेचक हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। उसके अलावा तराई क्षेत्र में उसमें बहुत ज्यादा जंगल वगैरह थे, तो जो भी भगोड़े या देशद्रोही लोग होते थे, तो देशद्रोही लोग भी यहीं छिपते थे तराई में। इसके अलावा तराई क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी, चोरी डकैती भी थी। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से तराई भाबर क्षेत्र आबाद नहीं था। बाद में देखिए ब्रिटिशर्स में अगर मैं बात करूं तो जो हमारा हेनरी रैमजे हुआ, हेनरी रैमजे ने तराई भाबर का काफी ज्यादा विकास किया। इसलिए बोला जाता है ना, तराई भाबर का विश्वकर्मा किसे कहा जाता है? तो हेनरी रैमजे को ही कहा जाता है। तराई भाबर क्षेत्र में इसने सड़कों का निर्माण कराया, भूमि बंदोबस्त कराया। उसके अलावा लोगों को बसाने के लिए उसमें बहुत सी लुभावनी योजनाएं लाई गई, सिंचाई की व्यवस्था की गई। ठीक है, उसके अलावा बहुत सी मतलब प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी की गई थी वहां पे, ताकि लोग वहां पर जाएं, बसें, खेती वगैरह करें और रेवेन्यू आए, जिससे ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिशर्स को, और तराई क्षेत्र भी बहुत ज्यादा आबाद हो। तो हेनरी रैमजे को ही इसका श्रेय जाता है, ये आप याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के किस राजनेता ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था? तो इनमें से कौन था भैया जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व किया? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड दिए गए विकल्पों में अगर हम ध्यान से देखते हैं भैया आपका, ठीक है, तो शोभन सिंह जीना जो थे भाई, ये तो नहीं होंगे इसमें। इंद्रमणि बडोनी जी जो थे वो हमारे यूकेडी के साथ थे। गगन सिंह रजबार जो था निर्दलीय विधायक थे हमारे। ठीक है, निर्दलीय विधायक, राजी जनजाति के प्रथम ऐसे विधायक। ठीक है, ये निर्दलीय थे। तो बचे इसमें विद्यासागर नौटियाल जी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। विद्यासागर नौटियाल जी का संबंध है हमारा कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो विद्यासागर नौटियाल जी को अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1933 में, 1933 में इनका जन्म हुआ। और उत्तराखंड में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसको लीड करने वाले विद्यासागर नौटियाल जी ही थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करें तो ये विधायक कब बने थे? तो 1980 में, 1980 में ये आपका विधायक बने थे उत्तर प्रदेश विधानसभा में। ठीक है, किससे? आपकी कम्युनिस्ट पार्टी से ही। ठीक है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपीआई जिसको कहता है, तो सीपीआई से ये विधायक चुने गए थे 1980 में। कौन सी सीट से? देवप्रयाग से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, देवप्रयाग से। बाकी विद्यासागर नौटियाल जी को हम राजनेता से ज्यादा साहित्यकार के रूप में भी जानते हैं। देखिए, साहित्यकार, उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार में मैंने इनका वीडियो भी दिया, आप देखना। हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट और है, उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार, उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व। इनमें आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो साहित्यकार के तौर पे अगर मैं विद्यासागर नौटियाल जी की बात करता हूं तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि मोहन गाता जाएगा। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं जैसे कि मोहन गाता जाएगा, मोहन गाता जाएगा। एक और इनकी रचना बहुत महत्वपूर्ण है, यमुना के बागी बेटे, यमुना के बागी बेटे। ठीक है, ये भी आपकी विद्यासागर नौटियाल जी की रचना है। ठीक है, और उत्तर बाया है झुंड से बिछड़ा हुआ, एक और रचना है इनकी महत्वपूर्ण, झुंड से बिछड़ा हुआ, झुंड से बिछड़ा हुआ। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत से मतलब इन्होंने बहुत से रचनाएं की जिसके लिए इनको पहल सम्मान भी मिला, बहुत से सम्मान इनको साहित्य के लिए भी दिए गए थे। ठीक है, तो यमुना के बागी बेटे से जो शीर्षक इनका शीर्षक से जो उपन्यास आया था, यमुना के बागी बेटे, ये बहुत ज्यादा उस समय पॉपुलर हुए थे ये उपन्यास। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने एक मूक बलिदान नामक कहानी भी लिखी थी, मूक बलिदान नामक कहानी। क्वेश्चन कभी बनेगा एग्जाम में, मूक बलिदान कहानी किसने लिखी थी? तो ये कहानी विद्यासागर नौटियाल जी ने लिखी थी। ठीक है, एक और है महत्वपूर्ण रचना, याद कर लो, भीम अकेला। भीम अकेला भी इनकी ही रचना है, भीम अकेला। ठीक है, तो ये भाई विद्यासागर नौटियाल जी, अच्छे से आप याद रखिएगा। राजनेता के साथ साथ ये एक महत्वपूर्ण या महान साहित्यकार भी रहे। गढ़वाल की पुरानी राजधानी चांदपुरगढ़ के अवशेष किस जिले में स्थित है? तो देखिए, गढ़वाल की जो पुरानी राजधानी है चांदपुरगढ़, ठीक है, या चांदपुरगढ़, या बोल सकते हैं गढ़वाल की प्रथम, पंवार वंश की प्रथम,
पंवार वंश की स्थापना किसने की थी? कनकपाल ने। तो उसकी पहली राजधानी थी चांदपुरगढ़ी, ठीक है। और चांदपुरगढ़ जो है आपकी, ये कहाँ पे स्थित है? आपका चमोली में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, चमोली में, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, चमोली जी है जिले में स्थित है। और कनकपाल ने यहाँ पर पंवार वंश की नींव डाली थी, कनकपाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस स्थान पर ब्रिटिश शासन के दौरान स्वाधीनता सेनानी पुलिस की गोलियों से शहीद नहीं हुए थे? तो कौन सा क्षेत्र था जहां पर हमारा स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन है बागेश्वर, ठीक है। केवल बागेश्वर में दोस्तों आपका जो है सबसे सफलतम आंदोलन रहा उत्तराखंड में, कुली बेगार आंदोलन। कुली बेगार आंदोलन में भी उसमें डाइबिल था, लेकिन बद्रीदत्त पांडे जी ने बोला भैया कितने लोगों पे गोलियां चलाओगे, ठीक है, यहाँ तो हजारों लोग हैं। तो जो उसमें बोला जाता है कि पुलिस डर भी गई एक हिसाब से, ठीक है। जनता क्योंकि उग्र हो जाती तो हो सकता है पुलिस वालों को ही यहाँ पे लाशें बिछ जाती। तो कुली बेगार आंदोलन बिल्कुल ऐसा आंदोलन था जिसमें एक भी बूंद खून नहीं बहा, यानी कि एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। इसीलिए इसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। रक्तहीन क्रांति किसने बोला? गांधी जी ने बोला, ठीक है। गांधी जी ने पूरे देश को सीख लेने को बोला। महात्मा गांधी ने क्वेश्चन बनता है किसने बोला था रक्तहीन क्रांति कुली बेगार को? गांधी जी ने। और स्वामी सत्यदेव थे हमारे उसमें, स्वामी सत्यदेव, ठीक है। स्वामी सत्यदेव जी ने कुली बेगार आंदोलन को बोला था असहयोग की पहली ईंट, असहयोग की पहली ईंट, ठीक है। असहयोग आंदोलन की पहली ईंट बोला, ठीक है। बाकी सालम में देखिए आपका गोलियां चली थी, देघाट में आपकी गोलियां चली थी, खुमार में भी आपकी गोलियां चली थी, ठीक है। और लोगों की कैजुअलिटी भी हुई थी इसमें। तो केवल बागेश्वर ऐसा है जो यहाँ पर कैजुअलिटी से बचा था उसमें, ठीक है। चलिए बाकी ये तीनों क्षेत्र जो है देघाट, खुमार, सालम, यहाँ पे 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो पुलिस की गोलियां थी उससे जनता के लोग शहीद हुए थे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं के निम्न कमिश्नरों में कौन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का संबंधी था? तो देखिए कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे, ठीक है। ये लॉर्ड डलहौजी का चचेरा भाई था, ध्यान रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी जिसको हम जानते हैं ना, तो लॉर्ड डलहौजी का ओरिजिनल नाम क्या था? जेम्स एंड्रयूज, जेम्स एंड्रयूज रैमजे, ठीक है। डलहौजी का ओरिजिनल नाम था जेम्स एंड्रयूज रैमजे, और इसी का चचेरा भाई था हेनरी रैमजे जो कि कुमाऊं कमिश्नर रहा, ठीक है। किंग ऑफ कुमाऊं भी जिसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में चचेरे भाई थे। एग्जाम में पूछा है पिछले, तो हो सकता है आगामी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन बने। और लॉर्ड डलहौजी नाम न देके उसका ओरिजिनल नाम भी एग्जाम में आपको दे दे कि लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन ऐसे भी बना देगा, हेनरी रैमजे लॉर्ड डलहौजी का चचेरा भाई था। लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम क्या था? तो जेम्स एंड्रयूज रैमजे इसका वास्तविक नाम था, ये याद रखना। चलिए, जो हमारे हेनरी रैमजे थे ये बैठे थे कब? कुमाऊं कमिश्नर के पद पर 1856 में, और 1884 तक इस पद पर रहा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कमिश्नर के तौर पे, हालांकि असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे पहले भी काम किया इससे पूर्व भी, लेकिन पूर्ण कमिश्नर के तौर पे पूरे 28 साल यहाँ पे काम किया इसने, 56 से 84 तक, ठीक है। और बहुत से इसके टाइम पर भी प्रशासनिक काम हुए थे, वो किसी अगली वीडियो में बताएंगे, लंबा सेशन हो जाएगा नहीं तो। निम्न में से कौन सा शहर 1815 में ब्रिटिश आधिपत्य के पश्चात कुमाऊं और गढ़वाल का प्रशासनिक केंद्र बन गया? तो कुमाऊं गढ़वाल का जो प्रशासनिक केंद्र बना सबसे पहले अल्मोड़ा बना, यानी कि कुमाऊं कमिश्नरी स्थापित अल्मोड़ा में ही हुई, है ना। बाद में देखिए अल्मोड़ा को विघटित किया जाता है 1891 में। सबसे पहले कुमाऊं कमिश्नरी बनती है, अल्मोड़ा ही बनता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से देखा जाता है। उसके बाद 1839 में क्या जाता है, पौड़ी को जिला बनाया जाता है। बाद में 1840 से हमारा श्रीनगर से मुख्यालय पौड़ी लाया जाता है। उसके बाद 1891 में फिर हमारा जो अल्मोड़ा जनपद है इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। उस समय अल्मोड़ा जनपद का नाम कुमाऊं जनपद था, ठीक है, ध्यान रखिए 1815 में। 1891 में फिर कुमाऊं जनपद को दो भागों में बांटा जाता है, एक अल्मोड़ा दूसरा नैनीताल। तो ये याद रखना है आपने। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के अल्मोड़ा से। निम्न में से कौन सा यात्री हरिद्वार आया था और वहां के इतिहास और भूगोल के बारे में लिखा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा यात्री आया था हरिद्वार में? ऑप्शन डी हो जाएगा, वेनसांग आया था, ठीक है। तो वेनसांग जो था आपका हरिद्वार आया भैया, और इसने भाई यहाँ के इतिहास और भूगोल के बारे में लिखा था, ठीक है। और जब वो हमारा हरिद्वार आया तो उसने हरिद्वार को बोला मयूलो, ठीक है, ध्यान रखिए मयूलो भी बोला उसने हरिद्वार क्षेत्र को, ठीक है। तो ये भी आपको यह ध्यान रखना है। और बहुत सी बातें उसने हरिद्वार के बारे में डिस्कस की है अपने वृत्तांत में।
बाकी एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं इससे। काशीपुर को गोविशाण बोला था इसने, उसमें काशीपुर को क्या बोला? गोविशाण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड की जो पूर्ण भूमि थी उसमें ये भी क्वेश्चन बनता है, मोयुलू या मायापुरी, तो इसने हरिद्वार को बोला था, मायापुरी या मोयुलू। उत्तराखंड के लिए उसने उसमें, या जो पर्वतीय राज्य था उसमें, ये उत्तराखंड के लिए इसने ब्रह्मपुर शब्द यूज किया। ब्रह्मपुर राज्य बोला उसने उत्तराखंड को। ठीक है, ब्रह्मपुर राज्य, ध्यान रखेंगे। वेनसांग जो था चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे और शिक्षा को ढूंढने के लिए वो भारत आया था। किसके टाइम पीरियड में भारत आया था? क्वेश्चन बनता है। उसमें भारत पे हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। ठीक है, भारत में तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग ने अपनी यात्रा का वर्णन कौन सी पुस्तक में लिखा है? तो इसकी एक पुस्तक है शियुकी नामक एक पुस्तक है इसकी, उसमें इसने वर्णन किया है। ठीक है, उस पुस्तक में इसने भारत की जो भी इतिहास भूगोल को लिखा है, पश्चिम का इतिहास नाम से लिखा हुआ है उसने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बोला जाता है कि उसमें भारत में कुंभ मेला आयोजित हो रहा था जब वेनसांग भारत यात्रा में था। ठीक है, तो कुंभ मेला देख के चौंक गया था। बोलते कि उतने लाखों करोड़ों लोगों को इसने कुंभ मेले में देखा, तो इसने देखा और बोला भाई ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मतलब धार्मिक मेला है। वो चकित हो गया था उस मेले को देखकर। ठीक है, उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं वेनसांग के बारे में भी, लेकिन एग्जाम में यही पूछा जाता है। वेनसांग जो था हमारा चीनी यात्री, किसके टाइम पीरियड पे आया था? उत्तराखंड को क्या नाम दिया? हरिद्वार को इसने क्या नाम दिया था? काशीपुर को क्या नाम दिया था? ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। क्लियर दोस्तों? चलिए, यहीं पे होता है सेशन का समापन दोस्तों। आज का थोड़ा लंबा सेशन हो गया, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ पीवाईक्यू सेशन का मतलब केवल प्रश्नों का उत्तर बताने भर से नहीं है, उसके साथ साथ जो उसके अन्य एडिशनल फैक्ट है वो भी आपको बताए जाएंगे, ताकि एग्जाम के लिए आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। बाकी हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और आगामी फॉरेस्ट गार्ड या अन्य ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए एप्लीकेशन स्टोर पे 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट महाकुंभ कोर्स लॉन्च हो चुका है। इनरोल कीजिए आप लोग भी आगामी परीक्षाओं के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय देवभूमि।